हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एजीटीए के लिए क्राफ्ट साइंस का जो क्लास चल रहा था उसमें हम आपको आज के क्लास में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स क्राफ्ट, मतलब जैसे कैसे कौन कौन से फसलें, मतलब किस प्रकार से सब्जियों को उगाया जाता है। क्रॉप ओरिजिन, कुछ ऐसे मुख्य फसलें हैं जिनका और उत्पत्ति स्थान कहाँ है, और जो इम्पोर्टेंट है उसमें से कौन सी फसल में कितना परसेंट प्रोटीन, कितना परसेंट ऑयल पाया जाता है, और कुछ विषाक्त पदार्थ पाए जाने वाले क्रॉप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्रॉप ओरिजिन और प्रोटीन, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और तो शुरू करते हैं वीडियो को। सब्जियों की खेती के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। सब्जियों को उगाने के उद्देश्य उद्योगों की विविध साधन सामग्री, जलवायु प्रबंध एवं विपणन सुविधा के आधार पर 7 भागों में बांटी गई है। नंबर 1 कौन सा है? गृह वाटिका, किचन गार्डनिंग। मैं इसको पहले से पेन बदल लेता हूँ। फिर दूसरा है व्यवसायिक स्तर पर, या 2 है मार्केट गार्डनिंग और ट्रक गार्डनिंग। फिर तीसरा है सीड प्रोडक्शन के लिए हम, फिर प्रोसेसिंग के लिए सब्जियों को उगाते हैं, फिर ऑफ सीजन में बेमौसम उगाते हैं सब्जियों को, फिर फ्लोटिंग सब्जी मतलब तैरते हुए हाइड्रोपोनिक्स से होते हैं। ठीक है, प्रदर्शनीय सब्जियों की खेती। ठीक है, तो इसमें किचन गार्डनिंग क्या है? किचन गार्डनिंग एक सीमित दायरा होता है जो कि हम अपने घरों में, या स्पेशली हम खाने बनाने या किचन के लिए जो उपयोगी सब्जियां होती हैं उसके लिए हम जो सब्जियों को उगाते हैं वो किचन गार्डनिंग होता है। स्पेशली इसको हम अपने घरों में भी उगा सकते हैं। ठीक है, ये किचन गार्डनिंग होता है। जो थोड़ा सा स्पेस होता है वो किचन गार्डनिंग होता है। दूसरा व्यवसायिक स्तर पर मार्केट गार्डनिंग और ट्रक गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग जो होता है ये सब्जी उत्पादन के इंटेंसिव मेथड होता है, मतलब हमको गहन विधि होती है सब्जी उत्पादन के। मार्केट गार्डनिंग ये स्पेशली मार्केट के पर्पज से बनाया जाता है, व्यवसाय के लिए बनाया जाता है, ताकि हम सब्जियों को हमेशा हर सीजन में उसको हम मतलब कि सब्जियों को बाजार में ला सकें और उससे कुछ इनकम कमा सकें। वो मार्केट गार्डनिंग, मार्केट के पर्पज से, जो भी मार्केट में जिसकी डिमांड रहती है उसी हिसाब से हम सब्जियों को उगाते हैं। या इस प्रकार के इसमें कम क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल होता है, एरिया खेत का होता है, वो बहुत कम होता है, और सब्जियों को उसी कम क्षेत्र में ही अधिक से अधिक प्रकार के सब्जियों को हम उगाते हैं मिक्स करके। मतलब कोई भी जगह को हम खाली नहीं छोड़ते, बिल्कुल एकदम इंटेंसिव मेथड से उगाते हैं, वो मार्केट गार्डनिंग होता है। ठीक है, दूसरा ट्रक गार्डनिंग है। ट्रक गार्डनिंग, इसको नाम से मत समझिएगा क्योंकि कि ट्रक गार्डनिंग है, ट्रक के ऊपर हम फसल सब्जी को उगाएंगे तो ट्रक गार्डनिंग, ऐसा नहीं है। ट्रक गार्डनिंग ये एक एक्सटेंसिव विधि होता है, मतलब एक व्यापक तरीके से किसी भी सब्जी को हम बहुत विस्तृत रूप से जब हम उगाते हैं वो होता है ट्रक गार्डनिंग। ये भी व्यावसायिक स्तर पर ही उगाते हैं। इसमें ट्रक गार्डनिंग मतलब कि ऐसा सब्जी का उत्पादन हम करते हैं जिसमें हम परिवहन के माध्यम से हम दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं, वो ट्रक गार्डनिंग है। मतलब कि वो मंडी पर्पज से उगाते हैं, और इसमें मतलब कि वहाँ तक सब्जियों को जहाँ जिस क्षेत्र में हम उगाते हैं वहाँ तक परिवहन की सुविधा हो, हाईवे के किनारे हो, वो सब ट्रक गार्डनिंग होता है। ठीक है, और तीसरा जाता है बीज उत्पादन, सीड प्रोडक्शन के लिए हम इस प्रकार की खेती करते हैं जिसमें हम, उसका मेन पर्पज होता है कि हम उसमें बीज ही उत्पादन करेंगे, क्योंकि नई फसलों के लिए बीज की महत्व बढ़ती है। बीज से ही नया फसल बनता है, बीज से नर्सरी तैयार करते हैं, तो उसमें सीड प्रोडक्शन के लिए ही हम सब्जियों को उगाते हैं, तो सीड प्रोडक्शन के लिए। और प्रोसेसिंग के लिए सब्जियों की खेती, मतलब इसका अर्थ क्या समझे? इसका मतलब ये है कि हम कुछ सब्जियों को जैसे हम फूड प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, जैसे आजकल देख लीजिए पैकेट में सब आता है, सब्जियों के जूस आते हैं, चटनी आती है, केचप आता है, टमाटर केचप, ये सब हो गया।
अदरक लहसुन पेस्ट हो गया, ये सब प्रोसेसिंग के लिए होते हैं। तो उस पर्पज से जब हम सब्जियों को उगाते हैं तो वो प्रोसेसिंग के लिए सब्जियों का उगाना कहते हैं। जैसे इसमें हम हो गए कुछ सब्जियों की चटनी वगैरह हो गया, अचार वगैरह हो गया, उसको हम प्रोसेसिंग यूज करते हैं, प्रसंस्करण करके उसको हम दूसरे तरीके से बदल देते हैं, ठीक है, उसको संरक्षित कर देते हैं, वो प्रोसेसिंग की सब्जियों के आ जाता है। फिर ऑफ सीजन में जैसे कुछ हम सब्जियों की मांग बढ़ती है, जब सब्जियों की मांग बढ़ेगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे सब्जियों को ऑफ सीजन में उगाते हैं तो उसका मांग बढ़ जाती है और मूल्य बहुत ज़्यादा मिलता है, उसमें अच्छे दाम मिल जाते हैं। तो ऑफ सीजन में सब्जियों को उगाने के लिए हम देख लीजिए हम पॉली हाउस का निर्माण करते हैं, क्योंकि उसके अनुसार ही हम टेम्परेचर एक जलवायु क्रिएट करते हैं, तो तब सब्जियां उग पाती हैं। जैसे हम ठंडी सीजन की है कोई सब्जी तो उसको हम गर्मी में नहीं उगा पाएंगे, तो उसके लिए ठंडी गर्मी में सीजन में उसके लिए हम उसको माहौल उतना जलवायु क्लाइमेट क्रिएट करेंगे तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, प्रोडक्शन देगा। तो हम पॉली हाउस के तहत उसमें टेम्परेचर को एवरेज करते हैं, जिसके तहत सब्जियों को उगाते हैं, ऑफ सीजन में होता है। फिर फ्लोटिंग मतलब जैसे बहुत हम बहुत सारे सब्जियों को देखे होंगे हम तैरते हुए, फ्लोटिंग मतलब पानी में जल में हम उसको हम सब्जियों को उगाते हैं। फ्लोटिंग मेथड में जैसे हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से उनके जड़ जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, बाकी ऊपर सब्जियां उगती हैं, वो फ्लोटिंग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं इसको, वो फ्लोटिंग सब्जी उद्यान हो गया। फिर प्रदर्शनी है सब्जियों की खेती। प्रदर्शनी मतलब जैसे बहुत जगहों पर बीच बीच में शो लगते हैं, उसमें हम प्रदर्शनी के लिए सब्जियों को उगाते हैं। जैसे हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिए, बहुत अच्छा मतलब उसके जो एक वेजिटेबल का जो एक वेट होता है कि बहुत अच्छा हुआ, इतना वेट इतना प्रोडक्शन ज़्यादा दिया एक, तो उस हिसाब से प्रदर्शनी के लिए हम उसको मेन पर्पज से उसको उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उस प्रकार से प्रदर्शनी सब्जियों का। तो नेक्स्ट इसलिए ट्रक गार्डनिंग ये दिया गया है, इसमें सब्जियों को व्यापक तरीके उगाना कहते हैं, जिसे एक्सटेंसिव विधि से उगाते हैं, जबकि मार्केट में इंटेंसिव मतलब गहन, कम क्षेत्र में एकदम गहन रहता है और उसमें एक्सटेंसिव विस्तृत रहता है। तो सब्जियों के खेती प्रकार हमने पढ़ा। किचन गार्डनिंग जो हम कम क्षेत्र पर उगाते हैं, व्यवसायिक स्तर पर जो है मार्केट गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग। मार्केट जो हम मेनली मार्केट के पर्पस से ट्रक गार्डनिंग जो सुदूर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए जब हम एक विस्तृत क्षेत्र पर सब्जियों को उगाते हैं वो ट्रक गार्डनिंग होता है। सीड प्रोडक्शन के लिए हम उगाते हैं, फिर प्रोसेसिंग के लिए, प्रसंस्करण के लिए ऑफ सीजन में सब्जियों को उगाते हैं। फ्लोटिंग हाइड्रोपोनिक्स होते हैं, प्रदर्शनी के लिए सब्जियां उगाते हैं। तो हमने सब्जियों की खेती एक प्रकार पढ़ लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रमुख फसलों के उत्पत्ति स्थल। प्रमुख फसलों के ओरिजिन कौन कौन से हैं, कुछ मुख्य फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हम पढ़ेंगे फसल और उत्पत्ति स्थल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धान पैडी और राइजा सटाइवा। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडो बर्मा क्षेत्र। धान का दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र जो होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडो बर्मा क्षेत्र जो है वो धान का है उत्पत्ति स्थान। नेक्स्ट आ जाता है सैकरम ऑफिसिनेरम, गन्ना, ये न्यू गिनी क्यूबा, गन्ना न्यू गिनी क्यूबा। नेक्स्ट आ जाता है गेहूँ, व्हीट, ट्रिटियम एस्टिवम। गेहूँ का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया टर्की। धान का दक्षिण पूर्वी एशिया था और गेहूं का दक्षिण पश्चिम एशिया है। नेक्स्ट आता है चना का दक्षिण पश्चिम एशिया, चना और गेहूं का सेम ही है, दक्षिण पश्चिम एशिया। मक्का, तंबाकू और सूरजमुखी, ये मध्य अमेरिका, मक्का अमेरिका, मैक्सिको मध्य अमेरिका, ठीक है। आलू और टमाटर का पेरू दक्षिण अमेरिका, आलू टमाटर का पेरू दक्षिण अमेरिका। मूंगफली के ब्राज़ील, मूंग, कपास और बैगन, इसका उत्पत्ति स्थान
अपना भारत। बैगन का उत्पत्ति स्थान भारत मैंने पहले बताया था। मूंग और कपास का भी भारत। अब आ जाता है सोयाबीन, सरसों और चाय। चाय की उत्पत्ति से सब कुछ पता है, चीन से आता है चाय की उत्पत्ति। सरसों और सोयाबीन भी चीन से ही हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है बाजरा, ज्वार, चंवला, अरहर। ये सब का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। बाजरे का भी अफ्रीका है, ज्वार का भी है, चंवला का भी है, अरहर का भी अफ्रीका है। तो मैंने धान का कहाँ बताया, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडो बर्मा क्षेत्र। गन्ने का क्यूबा, न्यू गिनी। गेहूं का दक्षिण पश्चिम एशिया और चना का भी सेम है, दक्षिण पश्चिम एशिया। मक्का, तंबाकू और सूरजमुखी ये सब मध्य अमेरिका, मिड अमेरिका में होता है। आलू टमाटर का दक्षिणी अमेरिका में है। मूंगफली में ब्राज़ील। मूंग, कपास, बैगन भारत है। सोयाबीन, सरसों, चाय चीन है। बाजरा, ज्वार, चावला, अरहर ये सब अफ्रीका है। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान इसको हम बता दिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति स्थान एक दो कहीं कहीं आ जाता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग बार बार पढ़ेंगे तभी याद रहेगा, नहीं बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, फलों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ। फलों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ। ठीक है, कौन से फसलों में, कौन से फसल में कौन से विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सोलेनिन आलू में पाया जाता है। उसके बाद ऑक्जेलेट चौलाई में पाया जाता है। ये सब जैसे इसी प्रकार से कौन से फसल में कौन से विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है गोसीपॉल। गोसीपॉल कपास में पाया जाता है। फिर आ जाता है BOAA न्यूरोटॉक्सिन, ये लेथाइरस में पाया जाता है। फिर आ जाता है इरूसिक अम्ल। इरूसिक अम्ल जो होता है ये सरसों में पाया जाता है। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल और ग्लूकोसिनोलेट्स, आइसोथायोसाइनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में आता है, सरसों के तेल में, ये पूछा गया है। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट ये सरसों के तेल में आता है। फिर आ जाता है गोइट्रोजन, सोयाबीन के तेल में पाया जाता है। फिर आ जाता है सेपोनिन रिजिका में पाया जाता है। आफ्लोटॉक्सिन मूंगफली में पाया जाता है। HCN जाता है ज्वार में पाया जाता है। आप लोग इसका नाम सुने होंगे। HCN की मात्रा जब कभी बहुत ज़्यादा ताप रहता, टेम्परेचर रहता, कहते हैं नहीं ज्वार को मत काट के पशुओं को खिलाए, क्योंकि उसमें HCN की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहर बन सकता है। तो उसमें HCN प्रूसिक अम्ल या धुरेन इसको कहते हैं, तो ज्वार में पाया जाता है। नाइट्रेट जई में पाया जाता है। ऑक्जेलेट चौलाई में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल भी पालक में पाया जाता है। रेजिन्स जो होता है विषाक्त पदार्थ, आम में पाया जाता है। सोलेसोडिन बैगन में पाया जाता है। सोलेनिन आलू में पाया जाता है। क्यूमरिन स्वीट क्लोवर में पाया जाता है। एल्फा टोमेटिन सेपोनिन ये टमाटर में एंटी कैरोजेनिक्स होता है। अल्फा टोमेनिन सोमेनिन ये टमाटर में, इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। इरूसिक अम्ल सरसों के तेल में और आइसोथायोसाइनेट सरसों के तेल में। फिर पाया जाता है आफ्लोटॉक्सिन मूंगफली में। HCN ज्वार में वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट जई में। ऑक्जेलेट चौलाई पालक में। रेजिन्स आम जानते हैं। सोलेसोडिन बैगन में। सोलेनिन जो होता है आलू में पाया जाता है। क्यूमरिन ये स्वीट क्लोवर में पाया जाता है। अल्फा टोमेटिन या सेपोनिन ये टमाटर में पाया जाता है। तो इसमें फसल पाए जाने जो भी विषाक्त पदार्थ हैं वो हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन आ जाता है इससे, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब
प्रमुख फसलों में प्रोटीन की मात्रा, कौन सी फसल में प्रोटीन कितना मात्रा में पाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन। ठीक है, तो हम कुछ प्रमुख फसलों प्रोटीन की मात्रा बताएंगे, प्रोटीन कितने % मात्रा में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा जाता है। निम्नलिखित फसलों में 44% प्रोटीन किसमें पाया जाता है, 42%, 24%, ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन दे दिएगा, सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अरहर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 21 से 25%। मसूर में 25%, चावला में 23.4%, मूंग में 25%, मटर में 22.5%, चना में 21%, उड़द में 24%, मतलब लगभग 21 से 25% के बीच यहाँ तक पूरा हो गया। अरहर, मसूर, चावला, मूंग, मटर, चना, उड़द सब 21 से 25%। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बारीकी से इतना नहीं उठाएगा, तो इतना बारीकी से नहीं पूछेगा कि पॉइंट एक थोड़ा सा अंतर ज़्यादा रहेगा। तो अरहर, मसूर, चावला, मूंग, मटर, चना, उड़द में सब में 21 से 25 के ही बीच में है। नेक्स्ट आता है पैडी, चावल में आ जाता है 6 to 7%, 6 से 7% हो जाता है। फिर आता है व्हीट में 11 से 12%, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। 11 से 12%। फिर आ जाता है नेक्स्ट मेज, मक्का में पाया जाता है 10%। फिर आ जाता है जौ में 11.5% पाया जाता है। बाजरा में पाया जाता है 11 से 12%, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन में 42% और मूंगफली में 26%। सबसे ज़्यादा 42 सोयाबीन में पाया जाता है, और सबसे कम चावल में पाया जाता है 6 से 7%। ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मूंगफली में 26%। तो प्रमुख फसलों में प्रोटीन की मात्रा सब है, इसको पढ़ लीजिएगा पूरा अच्छे से। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, प्रमुख फसलों में तेल की मात्रा, ऑयल कितने % पाया जाता है, ये भी पूछा गया है। तो नारियल जो फसल होता है इसमें 60% तेल पाया जाता है। सरसों इम्पोर्टेंट है, 33 से 38%। उसके बाद तिल 46 to 52, मतलब 46 से 52% तक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तिल नारियल से, मतलब उसके कम तिल में। मूंगफली में 45% पाया जाता है। सरसों में 33 से 38%। कुसुम में सूरजमुखी में 24 से 36%। सोयाबीन में 20%। अरंडी के तेल 35 से 58%। तो इसमें सबसे ज़्यादा नारियल में सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। उसके बाद तिल में, सरसों में एवरेज 35 से 40%, 33 से 38%। तो दोस्तों मैंने आज यहाँ तक मैंने बताया प्रोटीन %, ऑयल %, विषाक्त पदार्थ और कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल टाइप्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।